नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी तक की क्लासेस में हमने भारतीय संविधान की विकास यात्रा, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और साथ ही पिछली कक्षा में हमने संविधानवाद और संविधान निर्माण त्रिसभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जाना। तो कुल मिला के एक तरीके से हमारा संविधान तैयार हो गया है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये सबसे लंबा, काफ़ी लंबा विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक है, और विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ये चीज़ें इसके बारे में की जाती हैं। देखिए, पहली बात, हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। अभी वर्तमान में बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत में तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी, पर अभी उसमें संशोधन होते होते 105, 106 संशोधन हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही आगे और होंगे। तो अभी जो है लगभग 450 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स हमारे संविधान में हैं। H.V. कामत जो इसे हाथीनुमा संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये बात इसके बारे में कही जाती है। वैसा क्यों है? क्योंकि देखिए, भौगोलिक कारण इसके पीछे एक बड़ा कि देश हमारा बहुत बड़ा है, कहीं पहाड़ पठार, अलग अलग तरीके के लोग हैं, हाँ, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। तो उस कारण से कुछ संस्कृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, हाँ, उनके लिए हैं। प्लस हमारे यहाँ प्राचीन काल से, इतिहास से ही SC ST या कुछ ऐसे वर्ग हैं, हाँ, साथ ही महिलाएँ हैं, ये सब कुछ दमित हिस्से में रहे हैं। तो इनके लिए कई जगह आरक्षण का बंद करना, विभाजन की परिस्थितियाँ थी, हाँ। तो उस समय जो है अल्पसंख्यकों के लिए न्याय करने के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था या अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 1935 का अधिनियम था, ठीक, जिसमें काफ़ी प्रशासनिक व्यवस्था दी गई थी, वो भी। इसके अलावा हमारे संविधान में बहुत से कानूनी विशेषज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, कई वकील थे। तो उन्होंने कोशिश की कि कोई लूप होल्स ना हो। और आप जब इतने समय बाद संविधान बना रहे हो, हमने लगभग 60 प्लस देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तो आप कोशिश करते हो कि सभी संविधान से जो अच्छी बातें हैं वो ले ली जाएँ। इसके अलावा आप केंद्र का संविधान भी बना रहे हो, राज्यों का संविधान भी बना रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दे रहे हो, प्लस उसके एप्लीकेशंस यानी कि प्रशासनिक ढांचा भी दे रहे हो। आपने सिद्धांत के रूप में क्या दिया कि फंडामेंटल राइट्स होंगे, ठीक है, DPSP होंगी, ये मूल अधिकार होंगे, नीति निर्देशक तत्व होंगे, मूल कर्तव्य होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हाँ। प्लस जब संविधान लागू हुआ उसके पहले भी और उस दौरान भी कुछ अस्थायी आपातकालीन और संक्रमणकालीन प्रावधान थे, ठीक है। जैसे कि भाग 21 में आर्टिकल 369 से 392 तक ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है, ये आप समझ सकते हैं। लिखित, जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं माना जाता, लिखित नहीं है, तो अपना लिखित संविधान है। बहरहाल अगले पॉइंट पर आते हैं, संवैधानिक सर्वोच्चता, ठीक है। हमारे यहाँ संविधान जो है सबसे ऊपर है, यानी कि अन्य विधियाँ से ऊपर जो है संविधान रखा जाता है, ठीक है। कि अगर कोई विधि जो है संविधान का उल्लंघन करती पाई जाती है तो वो शून्य हो जाएगी। कोई भी शासन के जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है, ठीक है। संविधान इनसे ऊपर पाया जाता है। तो ऐसे क्या क्या कैसी व्यवस्था की गई है? संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की व्यवस्था की गई है। जैसे नॉर्मल कानून बनता है, वैसे सामान्यतः आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। फिर आगे आप एक मूल ढांचे का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या होता है कि ये केशवानंद भारती एक केस था, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। तो एक संविधान की जो मूल भावना है, यानी कि जो सोच के, जो विचार करके संविधान निर्माणकर्ताओं ने जो कानून या कोई भी व्यवस्था की संविधान में, वो जो है उन भावना का दमन नहीं कर सकते आप संशोधन के माध्यम से। तो ये भी संविधान की सर्वोच्चता या संपूर्णता को दिखाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है, ठीक है, कोर्ट को।
तो अगर संसद या कार्यपालिका कोई भी ऐसा कानून बनाती है, नियम बनाती है जो संविधान के अगेंस्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करके उसको रद्द कर सकती है। तो सर्वोच्चता पे कुल मिलाकर नियंत्रण कर देती है। इसके अलावा हमारे यहाँ मूल अधिकार दिए गए हैं जिनका दमन आप कर ही नहीं सकते। हाँ, और चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी भी जो होती है नियंत्रण और संतुलन की यही है। तो आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक संरचना किस प्रकार अपने यहाँ सुनिश्चित की गई है और क्यों होनी जरूरी है। ये भी लाजमी है कि आप इतने समय तक एक शासक अंग्रेज़ों के अंडर में रहे हैं, तो कोई नया डिक्टेटर ना आ जाए, इसके लिए हम लोग कुछ सत्ता के कुछ ऐसे नियम बना दे रहे हैं कि जिसका अनुपालन करना सबको ज़रूरी है। हाँ, अभी कोई नया अब ऐसा है, ये सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकार सुरक्षित रहेंगे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल सुनिश्चित रहेंगे, न्याय सबको हासिल होगा। तो ये सारी चीज़ें सबको सुनिश्चित रहें, वो संविधान में लिखा ही हुआ है। अगर इस सब का पालन हो रहा है तो कोई डिक्टेटरशिप जो है नहीं टिकेगी। तो इसीलिए संवैधानिक संरचना जरूरी है। अब अगली बात कि नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता का मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ, लचीलापन है। अनम्यता का मतलब कठोरपन भी है, यानी कि थोड़ा रिजिड भी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझ रहे हैं ना कैसे होता है ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, या आप समझिए कि संविधान में बदलाव कैसे कर सकते हैं। कुछ बदलाव आप केवल कानूनों के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, कि संसद ने एक कानून पारित किया, कुछ नए स्टेट्स बना दिए, जैसे आर्टिकल 3 होता है। ऐसे 169 के तहत विधान परिषद जो होती राज्यों में, उनको कभी बनाना हुआ या उनको समाप्ति हुई, ये सब हुआ। तो ऐसे नए स्टेट्स को बनाना, दो को जोड़ के नया बनाना, इस तरीके से, या किसी को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें जो है आप क्या बोलते हैं, सामान्य कानून के थ्रू कर सकते हैं। वहीं संविधान संशोधन विधि है जो कि थोड़ा कठोर है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, या तो आप क्या होगा कि दो उपस्थित व मत देने वाले 2/3 सदस्य जो है वो किसी कानून को संविधान में संशोधन कर सकते हैं। प्लस कुछ ऐसे संघीय प्रक्रिया के नियम हैं या संविधान में जो क्या बोलते हैं ढांचे हैं, उनके संशोधन के लिए इनके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित या सुप्रीम कोर्ट के संबंधित कुछ भी नियम कानून है तो ठीक। तो ये क्या है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। ऐसा क्यों है ये भी जानते हैं हम। क्यों? क्योंकि देखिए संविधान को पहली बात तो इतना भी क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल नहीं बनाना था कि कभी भी कोई भी संशोधन करके हाँ डिक्टेटरशिप दिखा दे, भैया मैंने संविधान में बदलाव कर दिया, कोई भी आए शासक उसने संविधान में पूरी तरीके से बदलाव कर दे और अपना क्या कह दे कि भाई मैं अब 5 साल की जगह 20 साल शासन होगा। हाँ, तो वो अपना 20 साल तक शासन करे, चुनाव 20 साल बाद करवाए, या फिर कह दे कि केवल इसी जाति के लोग वोट डाल पाएंगे, ठीक है, या समानता का अधिकार ख़त्म कर दे, कह दे कि हम इस धर्म के लोग ही सबसे ऊपर हैं, बाकी सब नीचे हैं। तो कुछ भी कर सकता है ना। तो इसीलिए थोड़ा रिजिडिटी भी जरूरी है, रिजिडिटी कठोरता भी जरूरी है। वहीं नम्यता या लचीलापन क्यों जरूरी है? क्योंकि समय बदलता है, मूल्य बदलते हैं। जो चीज़ आज के 50 साल पहले या 70 साल पहले वाजिब थी, आज वो बुरी प्रतीत हो सकती है, या नए तकनीकी विकास हो रहा है, मूल्यों में विकास हो रहा है, काफ़ी परिवर्तन आते हैं। तो इसीलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी आसानी जरूरी है। और ख़ासकर उस समय जो है देश जो है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। हाँ, नई जो है क्या आ रहे थे, छोटी छोटी रियासतें जुड़ रही थी भारत में। तो इसीलिए क्या किया गया कि नए राज्यों का निर्माण को आसान बनाया गया, ताकि तार्किक रूप से, और उस समय क्या था कि भाषा के आधार पे हाँ राज्यों के निर्माण की भी बात हो रही थी कि जो राज्यों का निर्माण हो भाषा के आधार पे हो। तो इसीलिए नए राज्यों का निर्माण ये सब आसान किया जाए, हाँ आगे सुचारू रूप से हो सके, इसलिए नए राज्यों के निर्माण वगैरह की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया, ठीक है। तो इसलिए नम्यता और अनम्यता यानी लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। फिर संघात्मक है किंतु एकात्मक की ओर झुकाव है। संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली हमने पहले देखी हुई है, ठीक है। कुछ फेडरल चीज़ें हैं, कुछ एक जो है जो यूनियन बनाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकात्मक शासन बनाती भारत को। तो कुछ लक्षण जो संघात्मक के हैं वो भारत में भी पाए जाते हैं। वो क्या क्या हैं? संघात्मक के सारे लक्षण मैंने पहले बता दिए हैं, ठीक है, पिछली कक्षाओं में। तो जो केवल भारत के लिए एप्लीकेबल है वो मैं बताता हूँ कि शक्ति विभाजन की व्यवस्था है, यानी कि केंद्र और राज्यों में
3 सूचियाँ दी गई हैं, केंद्र और राज्य, केंद्र सूची, राज्य सूची, और एक समवर्ती सूची भी है जिसके लिए दोनों बना सकते हैं। तो केंद्र सूची के विषय में केंद्र कानून बनाएंगे, राज्य सूची के विषय में राज्य कानून बनाएंगे। तो इस तरीके से शक्ति विभाजन किया गया है, ठीक है। और 2 सरकारें भी हैं, हाँ, ऊपर नीचे शक्तियाँ बांट दी गई केंद्र और राज्य में, इनको चलाने के लिए 2 सरकारें भी हैं, ठीक है। और ये कानून बनाने के लिए विधानसभाएं और संसद है, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, हाँ। एक न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, सशक्त है, ये मैंने बताया था। क्यों? अगर कोई विवाद होता है दोनों की शक्तियों को लेकर, तो वो प्राथमिक तौर पे उनका उनके मूल अधिकारिता में आता है सुप्रीम कोर्ट के, वो निर्णय करेगा। लिखित संविधान है, चूँकि शक्तियाँ लिखित रूप से हैं तो कोई ये नहीं कह सकता नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च संविधान है कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं, कि कहते भैया नहीं मैं एक कानून बना दे रहा हूँ उसमें तो ऐसा लिख दूंगा, केंद्र मान लो ऐसा नहीं कह सकता ना, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है। कठोर है तो ईजिली कुछ क्या बोलते हैं, संविधान में बदलाव भी नहीं कर सकता केंद्र, कहते कि मैं बदलाव कर दूंगा और सारी शक्ति अपने पास रख लूँगा। और खासकर ये देखिए मैंने बताया क्या 368 में अगर संघात्मक ढांचे से संबंधित कोई है तो आपको 2/3 भी चाहिए, प्लस प्रेजेंटेड वोटिंग का, प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो ये इसलिए जो है ये कठिन है। फिर 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। एक सदन जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लोकसभा, और एक राज्यसभा है जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। 2 सरकारें मैंने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकारें हैं। तो ये सारी संघात्मक विशेषताएं हैं, हाँ। और कुछ विशेषताएं हैं जो भारत को एकात्मक बनाती हैं। अब उनको देखते हैं। एक सेकंड, ये जो मिटा दूँ। अब ऐसी विशेषताओं में क्या क्या है कि सशक्त केंद्र। अब केंद्र सशक्त कैसे है? सबसे पहले 3 सूचियाँ जो हैं, ठीक है। पहली क्या है कि संघ सूची में विषयों की संख्या ज़्यादा है, राज्य सूची में उससे अपेक्षा कम है, वो 99 या 60, एक में 60 के करीब है, एक में 99 100 के करीब है। एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं याद है, मैं बाद में आगे की क्लास में जब बताऊँगा तो क्लियर करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात कि वो अलग है। इसके अलावा एक समवर्ती सूची में भी, ठीक है, जो तीसरी सूची समवर्ती सूची, इसमें भी अगर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र के कानून को वरीयता प्राप्त होगी, ठीक है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उस पर क्या है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है, हाँ। इसके अलावा वित्तीय निर्भरता राज्यों की केंद्र के प्रति है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आगे भी देखें। फिर एकल संविधान है, तो ये भी जो है सीधी सी बात है कि केवल केंद्र द्वारा बना राज्यों पर संविधान बनाने का अधिकार नहीं, ये एकात्मक शासन का जो है विशेषता है। एकल नागरिकता यानी केवल केंद्र की नागरिकता मिलेगी, राज्यों को नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, जो हमने कहा था ना कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इन दोनों में तो स्वायत्त चल रहा है, पर ये स्वतंत्र है एक दूसरे से। पर जुडिशरी के केस में सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है हाई कोर्ट, ये क्लियरली है मेंशन। यहाँ पे दोनों समानांतर हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मामले में। तो न्यायपालिका हमारी एकीकृत है। इसके अलावा संविधान में अभी तक कठोरता हमने देखी, लेकिन राज्य का अस्तित्व ही आप देखिए, कुछ लचीलापन भी है ना, ये आप सामान्य कानूनों के से भी संबोधन कर सकते हैं। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज की व्यवस्था, IAS IPS, ठीक है, उनका होना भी क्या होता है कि ये जो है केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही राज्यपाल भी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा हो रहा है, केंद्र का एजेंट के रूप में भी काम कर जाता है, ठीक है। राज्यसभा का राज्यों का अस्तित्व ही डिपेंड करता है केंद्र के ऊपर, आर्टिकल 3, हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि जब चाहे कोई राज्य एग्जिस्टेंस से ही गायब कर दे केंद्र चाहे तो। फिर उसके अलावा आपातकाल में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबको बराबर नहीं दिया गया, यहाँ भी जनसंख्या को तवज्जो दी गई है, तो ये भी जो है उसके विरुद्ध है एक संघात्मक व्यवस्था के। इसके अलावा राज्यसभा को आर्टिकल 249 है, विशेष परिस्थितियों में जो है वो चाहे तो 1 साल के लिए खासकर शुरुआत में राज्य सूची के किसी विषय में कानून बना सकती है। ऐसे ही आगे भी हैं कि 253 में जैसे है, हाँ, वैश्विक संबंध में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कानून बनाने का अधिकार से तमाम और भी प्रावधान है, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से संघात्मक न कह के केसी वियर ने अर्ध संघात्मक कहा है, ठीक है। और ग्रैनविले ऑस्टिन ने संघात्मक
संघवाद का, ये दोनों फैक्ट हैं, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये संघवाद, ये संघवाद ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक, आगे देखते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप अपने यहाँ पाया जाता है। संसदीय स्वरूप क्या है, मैंने पहले भी बताया है, अध्यक्षात्मक और संसदीय स्वरूप में कि जो लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकलेगी और बाकी जो भी विशेषताएं होती हैं उसकी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता ही है। अगली बात क्या है कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत क्या है, मैंने बताया था अभी कि केंद्र व राज्य कानूनों का एकल तंत्र, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है हाई कोर्ट पाई जाती है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, एक चेन ऑफ कमांड चल रही है। और कैसे सुनिश्चित करते हैं कि अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को, इवन हाई कोर्ट को ही प्राप्त है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो हाई कोर्ट और छोटे कोर्टों के लिए नज़ीर के तौर पर काम करेंगे, उनको आगे की डिसीजन कोर्ट कर सकेगी, ठीक है। इसके अलावा ये इनके बारे में ऐसे ऊपर बढ़ते हुए अपीली अधिकारिता भी है कि अगर कोई आप अधीनस्थ न्यायालय में हार जाते हो तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में हार जाते हो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आप ऊपर की ओर जा रहे हो। तो एकीकृत है। फिर स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब कि अन्य अंगों से स्वतंत्र है, ठीक है। तो अपने आर्टिकल 50 में ही कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये खैर डीपीएसपी है, फिर भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में शक्ति का पृथक्करण की बात की गई है। फिर इनको कार्यकाल की सुरक्षा भी दी गई है। आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या किसी भी न्यायपालिका के जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जस्टिस को हटाना आसान काम नहीं है, रिमूवल कठिन होता है, ठीक है। ये कैसे होता है आगे बात करेंगे हम लोग। नियुक्ति प्रक्रिया में भी पहले जो है राष्ट्रपति को काफ़ी अधिकार दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे 3 जजेस केस एक होता है, तो कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बेसिकली निर्णय लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस कौन बनेंगे। फिर अपनी अवमानना पर दंड करने देने का अधिकार है, ठीक है। उनका वेतन जो है वो भारित व्यय के रूप में होता है। भारित व्यय से तात्पर्य ये होगा कि आप इनके वेतन को क्या बोलते हैं, डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है, घटा बढ़ा नहीं सकते। ये संचित निधि पे भारित हैं। उनके एक्शन पे विधायिका में चर्चा नहीं होगी, हाँ। और ये जो है इनकी स्वतंत्रता, ये मूल ढांचे का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हम पढ़ेंगे, इस पर संशोधन भी नहीं कर सकते कि आप कम करना, हाँ। जैसे एक NJAC आया था नियुक्ति के लिए, एक संविधान संशोधन था, बल्कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 2014-15 में लाया गया था। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता के साथ उल्लंघन है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन, जुडिशियल रिव्यू करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन मान के ख़त्म कर दिया उसको। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाती हैं। अगली बात, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ठीक है। जैसे कि अब इसको समझिए क्या है संसदीय संप्रभुता का अर्थ क्या है। संसदीय संप्रभुता का अर्थ ये है कि संसद ने जो कानून बना दिए, हाँ, वो सर्वोच्च हैं। न्यायपालिका या कार्यपालिका को ज़्यादा अधिकार नहीं है इस पर क्या बोलते हैं बदलाव करने के, जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है। तो कहा जाता है कि केवल एक लड़के को लड़की बनाने की अपेक्षा ब्रिटेन की संसद वो सारे काम कर सकती है जो इस संभव है। बहरहाल आजकल तो वही पॉसिबल है। खैर क्या है कि इसके लिए एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट की, जैसे कि जो न्यायपालिका है वहाँ वो जो है कार्यपालिका के कानूनों का तो वो कर सकेगी, क्या बोलते हैं उसको, जुडिशियल रिव्यू, पर विधायिका के कार्यों का नहीं। और विधायिका के कार्यों का कुछ करना भी होगा तो केवल प्रक्रिया का जुडिशियल रिव्यू कर सकेगी, ठीक है। वो जो है कंटेंट का नहीं कर सकेगी कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, चाहे कितनी भी अनर्गल बातें लिखी गई हैं कि सारे व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाएगा, अगर सही तरीके से दोनों सदनों में पास हुआ, राष्ट्रपति का सिग्नेचर वहाँ के सेंस में क्राउन का, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, हर व्यक्ति को जेल में डालने की बात को भी। लेकिन अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, बहुत हद हो जाता है। जैसे एक जज आए थे मार्शल, जॉन मार्शल, वो काफ़ी उन्होंने बदलाव किए, ठीक है। उन्होंने अमेरिका के ऊपर संघात्मक शासन भी बनाया था, ठीक है, अलग होने का अधिकार राज्यों का छीन लिया था। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि अंतिम व्याख्या हम तय करेंगे, मूल ढांचा हम तय करेंगे संविधान की।
तो इस सेंस में यह सूचित विधि प्रक्रिया का है कि हम कंटेंट भी देखेंगे प्लस प्रक्रिया भी देखेंगे। अब हम विधायिका के भी कार्यों की समीक्षा कर सकेंगे, हम कार्यपालिका के कार्यों की भी समीक्षा कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी अधिकार हो जाते हैं। तो भारत में क्या है कि भारत में जो संसदीय कानून है, ठीक है, जो संवैधानिक कानून है, उनके समय में यथोचित विधि प्रक्रिया की बात की गई है। मूल अधिकारों के संबंध में यथोचित विधि प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 21 के समय में नहीं थी, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलते हैं अपना निर्वचन कर करके वो भी ले लिया है। और सामान्य कानूनों के सेंस में अगर वो मूल अधिकारों का खनन नहीं कर रहे हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग होता है। तो दोनों का मैनेजमेंट अपना जो है समन्वय किया गया है, कोऑर्डिनेशन किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो अगर ना थोड़ा कम समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य है, मतलब कि भारत आंतरिक या मामलों और बाह्य मामलों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपने पास है, तो ये देखिए आप पहले वाली बात तो कि ये कहने के लिए ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजा उसका सांकेतिक प्रमुख मात्र है। भारत चाहे तो जब चाहे उससे निकल सकता है, तो स्वतंत्रता आपको निकलने की अगर प्राप्त है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य हैं हम। लोकतांत्रिक गणराज्य होने का मतलब क्या है कि लोकतंत्र है, अपने यहाँ जनता या जनता के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं, प्लस जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो वंशानुगत नहीं है, वो जनता के बीच में से कोई भी उसमें से बन सकता है। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर चुना गया है, जो कि इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड लोकतांत्रिक राजतंत्र है क्योंकि वहाँ क्राउन की सत्ता है। रानी मरी तो उनका बेटा बन गया चार्ल्स। ठीक है, एक सेकंड। एकल नागरिकता है, यानी कि केवल पहली बात तो आप एकल नागरिकता एक सेंस ये है कि आप भारत की ही ले सकोगे और भारत के साथ अन्य देशों के नहीं ले सकोगे। जैसे अमेरिका में क्या है, आप अमेरिका के नागरिक हो सकते हो, क्राउन कनाडा के भी नागरिक हो सकते हो। हाउ आई मेट योर मदर में रॉबिन शबास की बनती है, शिट इररिलेवेंट। खैर यहाँ पे एकल नागरिकता का और मतलब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों के नागरिकता नहीं है और केंद्र की नागरिकता है, राज्यों में कोई नागरिकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक, मूल अधिकार क्या है कि अपनी प्रकृति में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। ये जो है आदमी से कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, इतना अधिकार नहीं है विधायिका या कार्यपालिका या सरकार के पास कि इंसान से छीन ले। सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। फिर नीति निरीक्षक तत्व कुछ आदर्शों के रूप में विद्यमान है। विधायिका या कार्यपालिका कानून बनाने में, उसके पालन में इनका एक आदर्श के रूप में ध्यान रखेगी। ठीक है, और कुछ धीरे धीरे इनका पालन हो भी रहा है, कुछ कानून बन भी रहे हैं। फिर मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ये नागरिकों को कुछ सलाहें दी गई हैं, कर्तव्य करने चाहिए, सलाह नहीं है, एक तरीके से कर्तव्य बताए गए हैं। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की है 18+ भारतीय नागरिक, हाँ, वो जो हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था। फिर त्रिस्तरीय शासन है, यानी कि केंद्र है, राज्य है और स्थानीय स्तरों पर पंचायतें, नगर पालिकाएँ, इन सारों को भी शासन की व्यवस्था दी गई। फिर आपातकालीन भी कुछ प्रावधान हैं, हाँ, 352, 56, 60, हाँ, राष्ट्रीय आपात, राज्य में आपात और वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है। कुछ स्वतंत्र निकाय भी हैं, हाँ, जैसे कि इंटरस्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, इन सब की व्यवस्था की गई। ये सब पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, लिखने के लिए आप डाल सकते हो, कोई खास मैटर नहीं कर रहा। जो एक्सप्लेन किया हुआ मैंने ऊपर ही किया है। अब आगे देखें, आगे देखते हैं, संविधान की आलोचना करते हैं। टाइम मुझे पता है ज़्यादा हो रहा है, पर कोई नहीं। संविधान की आलोचना कैसे करना है, क्या क्या कमियाँ हैं संविधान देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं संविधान उधार का थैला है, कि हर चीज़ें बहुत ले ली गई हैं दुनिया भर से मांग मांग के। क्या क्या ली गई हैं देखा जाए, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है 1935, जो हमने पढ़ा है पहले। दार्शनिक भाग में जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं। डीपीएसपी कहाँ से ली गई हैं, नीति निरीक्षक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी थोड़ा सा रशिया वगैरह ये सारा टाइप से लिया गया है। राजनीतिक भाग जैसे संसदीय प्रणाली हुई, हाँ, कैबिनेट प्रणाली हुई, ये सब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये ली गई ब्रिटेन से। और क्या ऐसे संघीय स्वरूप जो है हमारा जैसा है कनाडा से लिया गया। और भी क्या क्या चीज़ें ली गई हैं देखते हैं क्या क्या। जैसे कि ब्रिटेन से, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की जो स्थिति है, ठीक है,
रबर स्टैम्प बोलते हैं, वही क्राउन की भी वहीं से थी। यहाँ पे विधायी प्रक्रिया, कोई कानून कैसे बनेगा, एकल नागरिकता का होना, ठीक है, केंद्र और राज्य की भी और एक केवल एक देश की, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ने पहले बताया, सबसे पहले खंबा छूने की नीति, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है, परमाधिकार लेख आगे पढ़ेंगे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में क्या क्या है, मूलाधिकार की व्यवस्था जो है, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था जो है, संवैधानिक सर्वोच्चता जो है, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन होना, ये भी भारत में है, इंग्लैंड में नहीं है। हाँ, वहाँ पे क्राउन भाई वंशानुगत है, राजतंत्र है वहाँ। महाभियोग जो है राष्ट्रपति का जो हटाने की प्रक्रिया, प्लस उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी यूएसए से लिया गया है। जैसे कनाडा में एक स्वतंत्र सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, संघीय स्वरूप बताया ना मैंने, वहाँ से ही लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति करना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। इसका मतलब ये है कि उच्च न्यायालय से सलाह मानना एक तरीके से, बस ये समझ लीजिए। आयरलैंड से डीपीएसपी के जो सिद्धांत हैं नीति निषेध तत्वों के, हाँ, और राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों की मनोनयन करता है कि अपने मन से ये लोग साहित्य में अच्छे हैं या कला में अच्छे हैं या विज्ञान में अच्छे हैं या समाज सेवा में बड़ा अच्छा करते हैं। हाँ, तो ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो है वो आयरलैंड के संविधान से आया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड से आई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या आया है, संविधान में संशोधन कैसे होगा, ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा में जो सदस्य होंगे, ठीक है, उनका निर्वाचन कैसे होगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो जब ज़्यादा मत पा जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, एक संक्रमणी पत्र आगे पढ़ेंगे हम लोग, पर वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई प्रक्रिया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मूल्य जो है संविधान में है, वो फ्रांस से लिया गया। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगा, हेड ऑफ स्टेट, माफ़ कीजिएगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, ये व्यवस्था जो है फ्रांस से ली गई है। और मैंने पहले भी बताया गणतंत्र की बाकी विशेषताएं भी। ऑस्ट्रेलिया जो समवर्ती सूची है हमारी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और किसी मुद्दे पे दोनों सदनों के बीच असहमति होने पे संयुक्त बैठक की व्यवस्था जो की गई है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। जर्मनी में वाइमार संविधान था एक। फिर आपातकाल जब होगा, विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को टाला जा सकता है, उनका निलंबन किया जा सकता है। ये भी जर्मनी के वाइमार संविधान से लिया गया है। जापान ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विधारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। पूर्व जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, मूल कर्तव्यों की धारणा। फिर प्रस्तावना में जो न्याय की व्यवस्था की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये भी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, कौन क्या से कहाँ से लिया गया है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, कि हर चीज़ कहीं ना कहीं से ले ही रहे हो तुम, भारत शासन अधिनियम से, यूएसए से, आयरलैंड से, जापान से, ब्रिटेन से, जहाँ से जो मिला दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से। लेकिन 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 पहली बात तो ये कि कुछ चीज़ें मौलिक भी हैं, ठीक है, जो अपने यहाँ कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं। डीपीएसपी की बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ, और दलित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था की गई है, ये भारत की यूनिक है। और समायोजन की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो लोगों में क्या होता है कि मतलब दो अलग अलग सिद्धांत हैं, भारत ने कहा ऐसा ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, मैं दोनों को ले लेता हूँ। जैसे कि अर्थसंघात्मकता, आपने क्या किया, आपने जो है कुछ लिया आपने कुछ लिए संघात्मक शासन व्यवस्था से, कुछ लिया एकात्मक शासन व्यवस्था, ऐसे लिए कुछ लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, कुछ लिया यथोचित विधि प्रक्रिया से, कुछ लिया मतलब प्रोसेस स्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, और ऐसे ही हमारे यहाँ विविधता संरक्षण के लिए प्रावधान है। आर्टिकल 371 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि विभिन्न राज्यों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आप जो है 371 में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, तो बहरहाल अब ऐसा क्यों है, कुछ मौलिक प्रावधान तो हैं ही साथ में। मान लीजिए आपसे मेन से प्रश्न पूछता है, अरे यार क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है, समीक्षा कीजिए, तो आप पहले कहेंगे हाँ ठीक है कुछ चीज़ें हैं, फिर आपको कहना पड़ेगा नहीं, पूर्णतया उधार का थैला ही नहीं है, कुछ मौलिक प्रावधान भी हैं, वो आप बताएंगे ये चीज़ें मौलिक हैं। फिर आप क्या बताएंगे कि
क्यों ऐसा है, क्यों उधार का थैला है? कि भाई श्रम और धन की बचत होगी। जब ऑलरेडी इतना संविधान कितने लोग रिसर्च करके बनाए थे देश, 60+ देश, तो हमने क्या किया कि हम उनके अनुभव का फ़ायदा क्यों न उठाएं? तो हमने जो है, हमारी मेहनत बच गई, हमारा पैसा बच गया। फिर पुराने ज्ञान की अनदेखी क्या है? बेवकूफ़ी है। अगर कोई पुराना ज्ञान हमारे पास है और हम कहें नहीं भाई हम भी जूता खा के ही सीखेंगे, या मतलब बुरे अनुभव से ही सीखेंगे, तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। अगर कहीं अनुभव मिल रहा है तो बढ़िया बात है, उसे लो। फिर 1935 में हमारे यहाँ ऑलरेडी शासन चल रहा था तो भारत शासन अधिनियम से सारी व्यवस्था, सारा अनुभव उसी चीज़ का था और प्रशासन उसी तरीके से बना हुआ था। तो उससे सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ऐसा ही भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। तो कुछ प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अम्बेडकर जी क्या कहते हैं इस मामले में, कि उनका कहना है कि ऐसा है, हूबहू नकल कहना यथेष्ट नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हमने हूबहू उतार लिया है, और ये भी कहा कि उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं होता। तो अगर अच्छी चीज़ है तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये भी कहते हैं कि मूल विचारों पे किसी का एकस्व अधिकार नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि 1935 की अधिनियम की कार्बन कॉपी है। PR देशमुख, आइवर जेनिंग्स, ये लोग कहते हैं, जो मैंने पहले कहा ना कि भाई सीधी सी बात है, इसका भी सफाई देनी होगी। लिया क्या क्या है वो मैंने पीछे देखा। अगर ये पूछा कि कार्बन कॉपी है तो आपको पहले ही बताना है कि हाँ ये चीज़ें ली गई हैं, फिर आपको मौलिक चीज़ें बतानी हैं, और प्लस साथ में आप अन्य देशों से क्या क्या लिए ये भी बता सकते हो, और ये भी बताओगे कि 1935 का हमें अनुभव था, श्रम और धन की बचत हो रही है, पुराने ज्ञान की अनदेखी बेवकूफ़ी है, और ये भी चीज़ की मूल अधिकारों पे किसी का एकाधिकार नहीं है। या आप अंतिम में जो है उपसंहार के तौर पे लिख सकते हो। हो गया आपका काम। आगे कई लोग कहते हैं कि हनुमंतैया कहते हैं कि भारतीय भारत का नहीं है, इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो विदेशी है, ये सितार नहीं है, ये इंग्लिश बैंड के जैसे है, क्योंकि इंग्लैंड से सब कुछ लिया गया है। तो पहली बात तो ये कि भाई जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता के मूल्य, भारत उससे अपरिचित नहीं है। समानता का मूल्य, बंधुत्व का मूल्य, ये भारत, हम लोग तो ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ऐसा कहना कि ये भारतीय नहीं, या मूल अधिकारों का होना, हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कह सकते कि आप भारतीय हैं। पर अगर मॉडर्नाइज, ये वेस्ट, पहले बात तो ये समझना है कि आधुनिकीकरण है, पश्चिमीकरण नहीं है, अंधानुकरण नहीं है। अगर आप पश्चिम से कोई बढ़िया चीज़ें सीख सकते हो, आपको इसमें क्या बताना है, पहले ये बताना है कि पूरी तरीके से भारतीय नहीं, बहुत से भारतीय अंश हैं, और फिर आगे एक्सप्लेन करना है कि अंधानुकरण नहीं है। अगर आप पश्चिम से कुछ बढ़िया चीज़ें सीख सकते हो या कहीं सीख सकते हो तो उसमें बुराई क्या है? ये आधुनिकीकरण है, अंधा पश्चिमीकरण नहीं है, ठीक है। अंधानुकरण न होके आपने अपने देश की परिस्थितियों को समझा, और जो समायोजन वाली बात मैंने बताई वो आप डाल सकते हो, तो ठीक है। सीधा पूछेगा भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गांधीवाद से दूर है, हनुमंतैया, टी प्रकाशम, ये लोग, प्रकाशम जो है अम्बेडकर के विरोधी भी माने जाते हैं। तो उनका कहना है कि गांधी जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपने एक सशक्त केंद्र बना दिया, और गांधी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट तो बहुत ताकतवर है। हाँ, गांधी का जो नाम राज्य है, मैंने बताया था ना कि जब अराजकतावाद की बात कर रहा था मैं, कि मार्क्स और गांधी दोनों अराजकतावादी हैं। तो गांधी जो हैं कुटीर उद्योगों में विश्वास रखने वाले, हाँ, मशीनीकरण से दूर, वो कहते हैं भैया कि गांव में ही बनाओ, ये सारी चीज़ें। और लेकिन नेहरू और उनका मानना, अम्बेडकर का मानना अलग था। उनका कहना था कि अगर गाँव में, ठीक है, जाति प्रथा बहुत हावी है, ठीक है, सारे संसाधनों पे हक किसका है? अपर कास्ट का है। अभी मैंने वहाँ पे लोकतंत्र ला दिया, अभी हम चुनाव की व्यवस्था कर दी है, तो सारे जो दलित हैं वो दमित ही रह जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो अभी जो है तुरंत अभी नहीं है, हाँ, बाद में आते थे। अब देखिए क्या हो रहा है कि 72nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट आया, ठीक है, और ग्रामीण स्तर पे और नगर पालिका के स्तर पे कुल मिला के स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की गई ना। तो गांधी के सिद्धांत धीरे धीरे आ ही रहे हैं। अभी भी लघु उद्योगों को जो किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, हाँ, ये सारी चीज़ें ग्रामीण वही हैं। कृषि सुधार किए जा रहे हैं, सारे गांधीवाद से दूर नहीं कह सकते आप, ठीक है। कई लोग कहते हैं वकीलों का स्वर्ग है, क्यों? क्योंकि बहुत जटिल भाषा है, हाँ, और इससे क्या होगा कि मुकदमेबाजी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइवर जेनिंग्स और PR देशमुख ये लोग कहते हैं ऐसा। पर दिक्कत क्या है यार, देखो,
पहले तो बहुत ढेर सारे वकील भी थे, और आप ऐसा कानून बना रहे हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स होने की संभावनाएं कम रहें, ऐसी आप कोशिश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो कि अगर बहुत ज़्यादा केसेस होने लगेंगे शुरुआत में ही, हाँ, तो बहुत से अनर्गल संशोधन करने पड़ेंगे। उससे क्या होता है, संविधान की रिजिडिटी या कठोरपन कम होता है, और संविधान की इज्जत भी कम होती है शुरू में ही। अगर इतनी कमियाँ शुरू में ही निकलने लगें तो लोगों का क्या होता है, जनता का विश्वास संविधान से उठने लगता है। तो इसलिए भी जरूरी था, ठीक है। और देखिए, पहली बात तो विभिन्न संविधानों का अध्ययन करके आपने बनाया है। अध्ययन करेगा कौन? वकील ही करेगा, मतलब नॉलेज जिसको लॉ की होगी। वकील से मतलब मेरा जिसको लॉ की अच्छी नॉलेज होगी, तो उनको ही करना है, वहीं लोग करके बताएंगे। तो सीधी सी बात है, उनकी भाषा भी वैसी ही होगी और कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, पढ़ा लिखा, वो अपना संविधान निर्वचन करने के लिए है ही। और ऐसी कई प्रणालियाँ हैं जो सिंपल भी हैं, हाँ, और कुछ जटिल चीज़ें थी, एक सेकंड, उनके समाधान के लिए भी ये वकीली या जटिल भाषाएं होना जरूरी है, ठीक है। खैर, बहरहाल आज इतना ही, थोड़ा ज़्यादा हो गया समझ रहा हूँ। और बाकी आप लोग साथ में एक बुक ले सकते हो, ठीक है। मैं कहूँगा लक्ष्मीकांत, साथ में उसको पढ़ते रहो। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि महत्व, अगर आप हिंदी मेरी बोलने पे समझ पा रहे हो तो मैं महत्वपूर्ण शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद लिख के लाऊंगा, ठीक है। जैसे कि अध्यक्षीय को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये शायद नहीं करवाऊँगा। हाँ, और ये संसदात्मक व्यवस्था, ये सब। बाकी तो इतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं मेरी भी, बट हाँ, कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी देशों के संविधान को भी थोड़ा थोड़ा देख लें। एक टॉपिक आता है कि अन्य राज्यों से तुलना, तो वो देखेंगे। फिर संविधान में घुसेंगे प्रस्तावना से शुरू करते हुए, ठीक है।